नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हाल ही में अभी यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम हुआ था और उस पेट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है कट ऑफ को लेके काफ़ी चिंतित हैं। सर हमारा आएगा कि नहीं आएगा। अभी जो हमने एक कट ऑफ पे लेक्चर बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट थे और बहुत सारे उसमें जेन्युइन क्वेश्चन भी थे, तो उन पर भी एक लेक्चर बनाया जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे जो हैं काफ़ी कंफ्यूज थे, सर मेरा 55 पे होगा, 53 पे होगा या 60 पे होगा। ये सब कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। आप यदि 55 के आसपास भी हैं आपको बुलाया जाएगा। आसान्वित रहिए, इसमें ज़्यादा दिमाग अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेखपाल का जो सिलेबस है लगभग बस एक टॉपिक छोड़ दें, ग्रामीण विकास वाला जो टॉपिक उसको छोड़ दें, और सभी जो टॉपिक हैं वो लगभग जो आगामी बड़ी भर्तियां उनमें भी आने हैं। तो आप केवल एक ही भर्ती को लेकर क्यों परेशान हैं? इतने सारे वैकेंसी हैं, ये सब है, इनमें आप ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही वैकेंसी को लेके होंगे और आपके पास योग्यता जो है एक ही वैकेंसी को होगी। SSSC भी है तो आप हाई कोर्ट में डालिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 350 पद इसमें भी हैं। और इधर जो है UPSI इतनी बड़ी वैकेंसी 9534 है, और जूनियर एडेड जिनके पास BEd है, टेट है, वो जूनियर एडेड के लिए। और फिर SSC GD वाले बच्चे हैं उनकी तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और फिर UPSC RO ARO, और लगभग कुछ का सिलेबस चेंज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग सिलेबस मिलता जुलता है। और जब GS या मैथ सेट करने वाला पेपर होता है जो एग्जामिनर, तो ये नहीं चेक करता है कि ये क्वेश्चन जो है, अब हम जो ज्योग्राफी का ये चैप्टर उठाएं, मान लीजिए पर्वत नदी पहाड़ उठाया तो उसमें से हम पर्वत ही केवल यहाँ रखेंगे, माउंटेन्स यहाँ रखेंगे, नदियाँ यहीं पूछी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगभग सबका सेम होता है। हाँ, थोड़ा अप डाउन लेवल हो सकता है, लेकिन जब मान लीजिए यूपी SSSC पेट में कुछ ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें लॉजिक लग रहा था, सीक्वेंस सेट करना था, तो आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप क्यों ना इनके लिए भी एक बार ट्राई करते हैं, और जो और भी बड़े एग्जाम हैं उनको भी ट्राई करते हैं, क्या जाता है। तो आप अब उसी भर्ती में ना फंसे रहिए, उस जो तैयारी इनके लिए करेंगे वो उसमें काम आ जाएगी। आप बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरे रहिए, क्योंकि ये 3 महीने ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें ही जो कुछ क्लियर होना होगा हो जाएगा, और लगभग सभी एग्ज़ाम इन्हीं 3 मंथ में होंगे। तो अब मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि आप केवल एक भर्ती के लिए इतना अपना दिमाग मत लगाइए, इतना परेशान मत होइए। आपको मौका उसमें भी मिलेगा, ये मान के चलिए। और इधर टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। जो आपने फॉर्म फिल किया है तो इस पर भी अब टाइम देने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि एक बार हम सभी एग्ज़ाम की कंपैरिजन करते हैं, और किसमें क्या जो है एलिजिबिलिटी है और सिलेबस का क्राइटेरिया है, तो वो सब एक साथ हम देखते हैं। अभी तक आपने भी शायद इसको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक साथ देख लीजिए, और अपनी रणनीति को इसी प्रकार सेट कीजिए कि एक एग्ज़ाम में नहीं मिल रहा फायदा दूसरे में मिले। और ये यूपी है, यूपी में कंपटीशन बहुत है। अब एक तीर से कई निशाने साधने होंगे। मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया की, उस दिन आपका दिन नहीं था, आपकी गलती नहीं, आपका दिन ही नहीं था, और आपसे बहुत छोटी छोटी ब्लेंडर मिस्टेक्स होती चली गई। अब जो है वो क्या हुआ, आपका दिन खराब हुआ, आपका साल पूरा पता चला। एक लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे थे, लेखपाल का जो है पेपर आपके अनुरूप नहीं हुआ, अब पता चला SI का काफ़ी अच्छा हो गया पेपर। तो आप सबको लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ पे अब टिके रहना आवश्यक नहीं है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा सकते हैं। तो आपकी तैयारी यदि होगी तो आप एक में नहीं दूसरे में फ़ायदा उठाएंगे। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO ARO की वैकेंसी है, तो उसमें जो है फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 16 या 17 सितंबर लास्ट डेट है, देख लीजिएगा। और लेकिन इसका फॉर्म जल्दी से जल्द फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। इसमें क्या रहता है, SSC और O लेवल, साथ में कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, और ग्रेजुएशन इसके साथ साथ कंप्लीट हो, तो आप फॉर्म फिल कर देंगे। और इसमें केवल एक पेपर रखा गया है, RO हो या ARO। RO में भी एक पेपर होगा, ARO में भी एक पेपर होगा, और उसमें कितने अंक आएंगे, 200 क्वेश्चन जो हैं 200 क्वेश्चन आएंगे उस पेपर में। फिर दूसरी बात, RO की 46 पोस्टें रखी गई, मतलब समीक्षा अधिकारी, RO को समीक्षा अधिकारी कहते हैं, रिव्यू ऑफिसर। ARO की 350 पोस्टें रखी गई हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक, फिर देखते हैं इंग्लिश टाइपिंग। जिस दिन ये आप पेपर देंगे, जिस दिन ये पेपर लगा होगा उसी दिन 15 मिनट बाद, पेपर देने के 15 मिनट बाद आपको क्या करना होगा, इंग्लिश टाइपिंग करने जाना होगा। इंग्लिश टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, लेकिन इससे ज़्यादा मान के चलिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो है टाइपिंग अलग होती है।
हाई कोर्ट की, उसमें जो है ऑर्डर दिया जाएगा, ना कि एक सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कराई जाएगी। उसमें एक ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर को ही आपको टाइप करना होगा। और ऑर्डर में क्या रहता है कि उसमें स्पेस है, इंटर है, कहाँ से कितनी जगह छोड़ी जा रही है, कैसे क्या है, कॉमा लगाते हैं, ये पूरा आपको वैसे सेट करना होगा जैसे पत्र सेट किया जाता है। जैसे ऑर्डर जिस मतलब फॉर्मेट में होगा उसमें लिखना होगा। तो आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपकी स्पीड है और प्रैक्टिस कर लेंगे तो टाइपिंग भी निकलेगी, और जो पढ़ लेंगे तो ये 200 क्वेश्चन मार्क 200 क्वेश्चन का ये भी एग्ज़ाम निकलेगा। अब इसमें क्या रहता है 200 क्वेश्चन में, जीएस के हमेशा से पिछला 2018 में जो पेपर आया था उसमें भी 100 प्लस जीएस के क्वेश्चन थे, 105 लगभग थे जीएस। इंग्लिश तो 50 पक्की रहती है, इंग्लिश 50 पक्की। 50 में क्या रहता है, 20 की जो है ग्रामर रहती है, 30 का जो है वोकेबुलरी पोर्शन रहता है। वोकेबुलरी में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, ठीक, फ्रेजल वर्ब्स हैं, एडम्स फ्रेजेस हैं, ये सब उसमें रहता है इंग्लिश में। ठीक, इसमें भी हम डिवीजन कर लें, चलिए उसको आगे डिस्क्राइब बाद में करेंगे, फिर ज़्यादा डीपली हो जाएगा। इंग्लिश में 20-30 का एवरेज, 20 ग्रामर 30 वोकेबुलरी पोर्शन। फिर हिंदी में देखें, हिंदी 20 क्वेश्चन पिछली बार जो है, इसमें भी पर्यायवाची हैं, प्रत्यय है, उपसर्ग हैं, संधि है, समास हैं, वर्तनी है, विलोम है, अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सब जो है। रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ दोनों, रीजनिंग मैथ दोनों क्या 20 नंबर की, और कंप्यूटर है 10 नंबर का। देख लीजिए आप, जो है पूरी 200 नंबर की हो गई, 150 और ये 50, तो पूरा 200 नंबर का ये आता है। एक ही पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार इसकी कट ऑफ 160-65 ऐसे ही गई थी, तो इस बार भी लगभग वैसे ही जाएगी। पिछली बार पद कम थे, इस बार पद ज़्यादा हैं, लेकिन फाइट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वैकेंसी जो है भले पद हों लेकिन जो एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं हर साल। फिर देखते हैं, फिर हम देखेंगे यूपीएसआई। यूपीएसआई का केवल ग्रेजुएशन था, सब बच्चे फॉर्म डाल सकते थे, बस फिजिकली मेंटेन होना था उन्हें। यदि वो फिजिकली मेंटेन थे तो वो फॉर्म इसमें फिल कर सकते थे। इसमें एज जो है जनरल के लिए 21 से 28 रखी गई। अच्छा, हाई कोर्ट में आरओ में 21 से 35 एज है, ठीक है, मतलब जनरल में बता रहे हैं, जनरल की एज। वैसे तो एज रिलैक्सेशन मिलता ही है कैटेगरी पर, तो वो अलग चीज़ है, वो उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन जो जनरल की एज, इसमें भी एसआई में भी कितनी रखी गई है, 21 से 28 रखी गई है। फिर इसका भी केवल ऑनलाइन मोड में 1 पेपर होगा केवल, ठीक, ऑनलाइन, इसमें भी ऑनलाइन मोड में 1 पेपर होना है, इसमें भी 1 पेपर होगा। अब फिजिकल होगा इसमें, बस इसमें फिजिकल ऐड है। फिजिकल के क्या लिए, फिजिकल क्या होता है यूपी पुलिस में, यहाँ सिपाही हो चाहे एसआई हो, तो उसमें पुरुष के लिए 168 हाइट होनी चाहिए, सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वहीं एसटी लड़का है तो 160 होनी चाहिए हाइट, और यदि फीमेल है तो 152 जो है हाइट होनी चाहिए ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, फीमेल के लिए। और जो कह सकते हो एसटी लड़की है तो 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मतलब एक मान लीजिए लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, और फिर चेस्ट लड़कों के लिए 79 से 85 सेंटीमीटर जो है फुलाव होना चाहिए लड़कों के लिए, ठीक है। और फिर रनिंग है, रनिंग क्या आपने देखा होगा, रनिंग क्या रहती है, चाहे सिपाही की हो चाहे एसआई की हो, रनिंग सेम रहती है, 4.8 मीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 28 मिनट में आपको रन करना है, ठीक। फिर ये हो गया। फिर देखते हैं सामान्य हिंदी का, इसमें क्या सीन रहता है, इसमें जो है 400 नंबर की परीक्षा होगी। 400 नंबर में 100 नंबर की सामान्य हिंदी रहेगी, 100 नंबर में पूरा ये जो है पूरा पोर्शन रहेगा, 100 नंबर का ये पोर्शन रहेगा, और जो है 100 नंबर की ये रहेगी परीक्षा, 100 नंबर की ये परीक्षा, और 100 नंबर की मतलब ये होगी, तो कुल 400 नंबर का हो गया। 100 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी। अब 100 नंबर की तो आएगी, लेकिन प्रश्न कितने हैं, 40-40 सब में होंगे, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, और इसमें भी 40। एक खास बात जानने वाली यह है इसमें, क्योंकि हर जो सब्जेक्ट, मतलब इसमें 100 नंबर आएंगे तो 100 में आपको 35%, मतलब हर विषय में आपको 35% पास होना जरूरी है। ये यूपीएसआई में रखा गया है, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 35%। ये नहीं हिंदी में आपने 10 ही क्वेश्चन कर दिए तो आप जो है कह रहे हैं कि हम जो है 12-13 क्वेश्चन कर दिए तो कह रहे हैं कि हम मतलब पास, और आपने इधर फुल भी मतलब 30 क्वेश्चन भी कर दिए तो भी आप फेल माने जाएंगे। या इसमें आपने जीएस में 15 कर दिए, जो है 15 तो मान लेते हो जाएगा पासिंग, इसमें जो आप 12 कर देते हैं
तो इसमें 12 आपके सही हैं और सब में आपने परफॉर्मेंस अच्छी की तब भी आप फेल माने जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंस इसमें हर एक सब्जेक्ट की है, खासकर जीएस की इसमें बढ़ जाती इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें आपको पासिंग तो लाना ही होगा। आप मैथ लगा लेंगे लेकिन इसको आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। जीएस में भी कैसे बनाया है, दिमाग लगाने वाली बात है। जब सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे तो संविधान तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, तो संविधान सामान्य ज्ञान एक ही में आ जाता है। थोड़ा सा अच्छे लेवल की संविधान पढ़ लेंगे। फिर जो है मूल विधि, ये बस थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ना है और सब सेम है। फिर जो है संख्या एवं मानसिक, इसमें मेन मैथ आती है। जो मानसिक योग्यता परीक्षा जो भी लिखते हो, लेकिन संख्यात्मक जो है ये लगा है सिस्टम, तो इसमें मैथ ही पूछी जाती है। यूपीएसआई में मैथ थोड़ा अच्छी आती है, अच्छे लेवल की। और फिर जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये क्या सीन है इसमें? क्या इसमें रीजनिंग रहती है, रीजनिंग इसमें भी कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं मैथ में, लेकिन इसमें रीजनिंग रहती है। साथ में ऐसी रीजनिंग जो थोड़ा सा रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग जानते ही आप लोग हैं, कथन कारण ये सब होता ही है। वाच है, कुछ भी रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर होते हैं। वेन आरेख है, वेन डायग्राम है, लेकिन साथ साथ इसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि कैसे किसी को पकड़ा जाता है, निर्णय लेने की क्षमता, मतलब एक जो पुलिस में कुछ चीज़ें काम आती हैं, जो एक साइकोलॉजी टाइप की, वो इसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। और इन सब के बाद यदि आप पूरा 400 नंबर की परीक्षा दे देंगे तो इसमें आपको कितना लाना होगा? 201 नंबर लाना होगा। मतलब 50% से अधिक आपको लाने होंगे, मतलब 50% या 50% से अधिक। यदि आप पूरा टोटल का 50% कम लाते हैं तो यूपीएसआई में आप फेल माने जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% से ऊपर लाना है और टोटल का 50% से ऊपर लाना है, तो आप यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं। फिर जैसे कट ऑफ निर्धारित होगी, फिर उसी हिसाब से फिजिकल बुलाया जाएगा। फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ बनेगी। फिजिकल होगा, उसमें मेडिकल होता है, फिर फाइनल कट ऑफ होती है। फिर हम देखते हैं, और इसमें भी काफ़ी बढ़िया मतलब वैकेंसी आई है। इसमें प्लाटून कमांडर के भी हैं। इसमें यूपीएसआई सिविल में जो होता है वो तो है ही है, साथ में प्लाटून कमांडर की पोस्ट हैं, साथ में इसके बाद जो होता है फायर सर्विसेज की जो पोस्टें होती हैं वो भी हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लेकिन जो है प्लाटून कमांडर और यूपीएसआई, इन दोनों के लिए सामान्य ग्रेजुएशन की आवश्यकता है। लेकिन जो तीसरी पोस्ट इसी में रखी गई है, यूपीएसआई में 3 पोस्ट हैं, फिर से बता रहे हैं। यूपीएसआई एक सिविल की हो गई, एक प्लाटून कमांडर जो पीएससी में हेड होता है, ठीक है, एसआई रैंक का होता है। फिर तीसरी पोस्ट है फायर सर्विस। तो यूपीएसआई और प्लाटून कमांडर में केवल ग्रेजुएशन ज़रूरत है, लेकिन जो फायर सर्विस है उसके लिए क्या होनी चाहिए? साइंस से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्या है जूनियर एडेड। इसका भी लगभग देखिए वही आपको हिंदी यहाँ भी पढ़नी थी, हिंदी यहाँ भी पढ़नी, रीजनिंग यहाँ भी है, रीजनिंग यहाँ भी है, मैथ यहाँ भी है, मैथ यहाँ भी है। चेंज क्या है? बस मूल विधि तो चेंज है और इंग्लिश चेंज है। इंग्लिश आप एक्स्ट्रा पढ़ भी लेंगे, क्या है, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी लैंग्वेज ही मेंटेन हो जाएगी, पर्सनालिटी ग्रो करेगी, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश देख भी लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं, नहीं देते लगभग सेम ही है सब। फिर आगे बढ़ते हैं जूनियर एडेड की। जूनियर एडेड में जिन मतलब छात्रों या छात्राओं ने ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड किया है या बीटीसी किया है या डीएलएड किया है, मतलब बीएड, बीटीसी, डीएलएड, इनमें से कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके साथ, लेकिन जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ ग्रेजुएशन में एक और लगा है फिल्टर कि 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ साथ मतलब ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो, तो लेकिन ग्रेजुएशन कितने परसेंट से होना चाहिए? 50% या इससे ऊपर होना चाहिए। और प्लस यूपी टेट या सी टेट पास होना चाहिए। इतना यदि है तो आप इसमें फॉर्म भरे जरूर होंगे। फॉर्म जब भरें, यूपी टेट और सी टेट कौन से लेवल का होना चाहिए? ये जूनियर लेवल का पास होना चाहिए, जूनियर का, ठीक है, ये जूनियर का पास होना। यदि आपके पास इतनी चीज़ें हैं, ग्रेजुएशन है, बीएड है, बीटीसी, डीएलएड, इनमें से कोई भी है, और साथ में आप पास हैं जूनियर का यूपी टेट या सी टेट कोई भी, तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। इसमें केवल एक पेपर होना है। पेपर भी, इसमें भी एक ही चीज़, कुछ थोड़ा चेंज है, लगभग सेम ही है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, यूपीएसआई में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब इसमें क्या रखा गया? 150 नंबर की कुल परीक्षा है। अब 150 नंबर की कुल परीक्षा में 100 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्ट कंसर्न हैं, मतलब जो है सब्जेक्ट से संबंधित हैं। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन हिंदी से किया तो बीएड भी हिंदी से रहा, उसका सब्जेक्ट रहा,
और जो है जूनियर का जब टेट दिया तो भी वो हिंदी से दिया, तो उसके लिए सब्जेक्ट जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, हिंदी के आएंगे। ऐसे इंग्लिश का है, जिसका ग्रेजुएशन इंग्लिश से है, फिर बीएड इंग्लिश सब्जेक्ट रहा, टेट भी जो है जूनियर का टेट इंग्लिश से रहता है, तो वो भी उसके लिए क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन उसको इंग्लिश के करने होंगे। समझिएगा, इंग्लिश का ही 100 क्वेश्चन वो करेगा, उसको जो पेपर मिलेगा तो उसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश वाला पोर्शन वो सॉल्व करेगा। लेकिन ये 50 क्वेश्चन जो हैं कॉमन है। फिर इस पर चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब 100 क्वेश्चन में जिसके पास ग्रेजुएशन में मैथ और साइंस रही है, तो ये मैथ साइंस में अलग अलग नहीं किया गया। मैथ साइंस में क्या किया गया, जिनके पास मैथ रही हो या ग्रेजुएशन में या साइंस रही हो, उन दोनों लोगों को मैथ साइंस दोनों का सामना करना होगा। मतलब मैथ और साइंस 100 क्वेश्चन, चाहे मैथ वाला स्टूडेंट हो चाहे साइंस वाला, दोनों को 100 क्वेश्चन में मैथ साइंस दोनों देनी होगी। मतलब 100 क्वेश्चन उसके लिए क्या आएंगे, 100 क्वेश्चन में 50 साइंस रहेगी, 50 मैथ रहेगी, तो वो 100 क्वेश्चन मैथ साइंस करेगा। जो कह सकते हो सीधी बात साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन साइंस से है, तो उसको 100 क्वेश्चन मैथ साइंस के सॉल्व करने होंगे। अब ये नहीं कह सकता है टीजीटी के अनुसार कि हम मैथ वाले हैं तो हम मैथ के केवल 50 क्वेश्चन करेंगे, साइंस के हैं तो हम साइंस के ही 50 या 100 क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आएंगे। तो दोनों करने होंगे, मैथ प्लस साइंस। ठीक, फिर देखते हैं। फिर इसमें क्या है, 50 मार्क कॉमन है। कॉमन का मतलब यहाँ पे जीएस इंपॉर्टेंट करेगी, ये फैक्टर इधर का उधर भी करेगी, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग हर स्टूडेंट का अपना थोड़ा सा मजबूत ही होता है। क्योंकि टीजीटी देगा एग्जाम, अन्य एग्जाम देगा तो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है सब्जेक्ट, लेकिन जीएस का पोर्शन वो अनकॉमन है, मतलब उनके लिए, वैसे तो कॉमन है। अब देखिए जीएस में क्या रहे, 50 में जीएस रीजनिंग मान लीजिए 10 या 15 क्वेश्चन रीजनिंग ही आएगी, लेकिन जीएस इसमें जीएस कह सकते हो 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम तो होगा ही होगा जीएस, और ये टर्निंग फैक्टर होगा। ठीक है, अब ये जो हो गया, और जीएस में करंट अफेयर भी आ ही जाती है। फिर देखते हैं इसमें जो है कौन सी जूनियर एडेड में कौन से 2 वैकेंसी थी। जूनियर एडेड एक सहायक अध्यापक थी और एक प्रिंसिपल थी, 2 पोस्टें थी। तो सहायक अध्यापक के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। एज रिलैक्सेशन जैसे रिजर्वेशन पर मिलता है वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, 5 साल 2 साल 3 साल जो भी रहता है। फिर और जो प्रिंसिपल होगा उसके लिए कितनी एज है, मिनिमम 30 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। बस यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है। और प्रिंसिपल बनने के लिए किसी भी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जूनियर में आप 5 वर्ष या इससे अधिक आप पढ़ाने का अनुभव प्राप्त कर चुके हों, या बेसिक शिक्षा स्कूल में जूनियर लेवल में या इससे अपर लेवल में आपने 5 वर्ष पढ़ाया हो, तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। प्लस पढ़ाया हो, 5 साल का अनुभव हो, और प्लस ये योग्यता तो हो ही हो। ये योग्यता में मेन बीएड होना ही चाहिए। डीएलएड कैसे बनेगा प्रिंसिपल का, हाँ यदि मान लेते प्रमोशन से होता है, मतलब ये ग्रेजुएशन, ये योग्यता के साथ साथ प्रिंसिपल के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक था। तो वो फॉर्म फिल किए हैं। प्रिंसिपल की इसमें कितनी पोस्टें हैं, लगभग 390 हैं, और ये सहायक अध्यापक 1504 हैं। फिर आगे हम चलते हैं एसएससी जीडी के लिए। ये जो है 18 से 23 वर्ष के बच्चे के लिए बिल्कुल जो है एक रामबाण ही है, क्योंकि ये कि 18 से 23 का जो बच्चा एज ग्रुप में है, इतनी बड़ी वैकेंसी है उसको मिल रही है। अभी 23 के ऊपर वाले तो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, यदि एज रिलैक्सेशन हटा दें तो। मतलब एक नॉर्मल बात है, 23 के ऊपर वाले बहुत कम बच्चे फॉर्म डालेंगे, 18 से 23 वाला ही ग्रुप है। मान लेते हैं एज रिलैक्सेशन में जो भी 2-4 साल की छूट मिल जाए तो इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। और फिर वैकेंसी भी बहुत है, मतलब माने रखती है 25,271। पुरुष की कितनी है, 22,000, 22,500 लगभग, और महिलाओं की कितनी है, 2,847। इसमें बीएसएफ है, बहुत सारी जितनी भी इंडिया में पैरा फोर्सेज हैं सब हैं, बीएसएफ है, एसएसबी है, ये सारी इसमें सिपाही रैंक की पोस्ट हैं। तो इसके लिए भी सिलेबस रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 25 मतलब मार्क्स के, मतलब टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हैं। और जीएस जीके तो ये भी जीए कर लो यहाँ पे, जो जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके इसमें ज़्यादा पूछी जाती है, जीके क्या जीएस में ही जीके अभी आ जाती है। ठीक है, और प्लस जो है करंट अफेयर वगैरह ये रख देंगे। मैथमेटिक्स उसमें भी था, मान लीजिए 21 कोई बच्चा जो है 21 यहाँ 21 से स्टार्ट है तो उसको यूपीएसआई भी एलिजिबल है और साथ साथ एसएससी जीडी भी एलिजिबल है। हाँ, फिजिकल बस वहाँ पे होना चाहिए। फिजिकल में इसमें क्या रहता है, 170 हाइट रहती है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 157, सीना वही 79 से 85-86 फुलाव होना चाहिए। तो फिजिकल। फिर दौड़ में क्या रहता है, इसमें जो दौड़ है जो क्या कर देते हैं 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर कर देंगे, मतलब ये जो है थोड़ा सा टाइम घटा दिए, 24 मिनट में कर दिए। फिर अब देखते हैं
आगे ये केवल पुरुषों की बता रहे हैं दौड़, महिलाओं की मत समझ लेना, इतनी महिलाएं नहीं दौड़ पाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं फिर आगे की बात। देखो हमने क्या बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, यूपीएसआई जूनियर एडेड, एसएससी जीडी। अब यहाँ पे चलते हैं यूपी पीएससी में, पीएससी आरओ। ये थोड़ा सा अलग स्तर का एग्ज़ाम है, लेकिन यदि आप 100 नंबर की जीएस तैयार करते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला पेपर होता है वो 140 नंबर का होगा आरओ में, और जो सेकंड पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा। तो 140 में जिसका अच्छा स्कोर हो गया, लगभग उसका प्री निकलना तय है। और हिंदी तो आप 1 महीना लास्ट के रट डालेंगे ना जो हिंदी, तो आप कवर कर ही लेंगे। 200 में यदि जिसके भी 135-30 आ जाते हैं उसका प्री क्वालिफाई ही है, ठीक। तो आपको 200 में 135-30 तो लाने हैं। और इसमें एक खास बात, इन सब में नेगेटिव मार्किंग, अच्छा इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 गलत करते हैं तो आपका 1 सही काट लिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग इन दोनों में है। और सबसे खतरनाक नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/3, मतलब ये 3 गलत है तो आपका 1 सही काट दिया जाएगा। अब यूपी पीएससी आरओ में प्रीलिम्स में तो सेम है, लेकिन उसके बाद जो प्रोसीजर है ये एक बड़ा प्रोसीजर है। मतलब इसमें जो है 400 नंबर की कुल परीक्षा होगी, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, और पेपर 2 में 2 खंड होंगे। 2 खंड में आपको फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे बाद में कि इसके लिए अलग से जब हम पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे यूपी पीएससी आरओ के लिए, उसमें ये पूरा हम ढंग से बताएंगे। लेकिन समझाने के लिए एक शॉर्टकट बता रहे हैं, ये 100 नंबर की आएगी। इसमें जो है परंपरागत हिंदी शामिल रहती है, इसमें जो है लेटर शामिल रहते हैं, पैसेज शामिल रहता है, और साथ साथ जो है इसमें क्या आता है, कंप्यूटर भी आ जाता है, ठीक। अब और मुहावरे, अब देखते हैं इधर क्या रहता है, इधर में और मुहावरे भी आ जाते हैं इधर पोर्शन में। इधर क्या रहता है, फिर से बता रहे हैं क्या रहता है। पैसेज आते हैं 3 21 नंबर के, फिर आते हैं 24 नंबर के जो 3 लेटर लिखने को आते हैं, 3 लेटर हो गए। फिर क्या रहता है, इसमें जो है 20 नंबर की वोकेबलरी आती है। वोकेबलरी का समझ सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, मतलब हिंदी के वर्ड देंगे इंग्लिश में लिखना होगा, कुछ 5 वर्ड इंग्लिश के दिए होंगे उसको हिंदी में लिखना होगा। 5-5 वर्ड दिए होते हैं हिंदी के और 5 इंग्लिश के, ठीक। फिर जो है उसके बाद जो आता है ये जो हो गया 20 नंबर का। फिर 10 नंबर के 5 मुहावरे लोकोक्तियाँ आती हैं। फिर उसके बाद 10 नंबर का कंप्यूटर। हम पूरा इसको बाकायदा लिख देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा 100 नंबर का आता है, हिंदी, परंपरागत हिंदी, लेटर और कंप्यूटर, ठीक। परंपरागत हिंदी में और लेखन कला, और साथ में कंप्यूटर आ जाता है। अब उसके बाद जो है ये जो पार्ट 2 है, इसमें जो है हिंदी आती है। अब देखिए प्रीलिम्स में आपने हिंदी में यहाँ क्या तैयार किया, हिंदी में क्या आता है प्रीलिम्स में, केवल इसमें वोकेबलरी आती हिंदी की है। हिंदी में विलोम आया, तद्भव तत्सम आया, तद्भव तत्सम विलोम आ गया, ठीक। फिर विशेषण आता है, विशेषण आ गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, पर्यायवाची आ गया, वर्तनी आ गया। ये 10-10 नंबर के बिल्कुल फिक्स हैं। 10 नंबर के, ये 10 नंबर के पूरे 60 नंबर के आएंगे, ठीक है, 60 नंबर के। तो अब यहाँ पे भी 5 टॉपिक हैं, यहाँ 6 टॉपिक थे, 60 नंबर के आते हैं, 10-10 क्वेश्चन 60 नंबर के आ गए, 6 टॉपिक हैं। यहाँ पर पर्यायवाची हटा दीजिए, 5 टॉपिक आपको ये वाले मिल जाएंगे। सोच ले 60 नंबर की जो हिंदी यहाँ तैयार की, वो 60 नंबर की हिंदी आपको यहाँ भी मिल गई। फिर जो है थर्ड पेपर जो होगा वो 120 नंबर का निबंध लिखने को आएगा, तो आपको निबंध लिखना होगा, 3 निबंध लिखने होते हैं। अब देखते हैं टोटल मार्क्स पूरे 400, तब मेरिट निकलती है। तो आप ये कंपैरिजन कीजिए। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो आरओ का ग्रेड होता है वो 4600 ग्रेड है। ए आरओ का ग्रेड है 4600 और आरओ का ग्रेड होता है 4800। ये दोनों पोस्ट बहुत बेहतरीन है। अब ए आरओ के 4600 ग्रेड पे की स्टार्टिंग ही लगभग 60,000 के आसपास होगी जाके, और आरओ की तो मान के चलिए 65-63 हज़ार से स्टार्टिंग ही होगी। तो इतनी बड़ी सैलरी की जॉब है, और ये भी वही आरओ का ग्रेड यहाँ भी है। क्या रहता है, समानता देखते हैं दोनों में, इस आरओ में और दोनों इसके ए आरओ में, इसके ए आरओ में। इलाहाबाद के भी हाई कोर्ट का जो आरओ है उसका भी 4800 ग्रेड है और ए आरओ का 4600, लगभग सैलरी दोनों में समान है। फिर इसमें चयन अलग जाती है, क्योंकि इसमें समीक्षा अधिकारी होंगे, फिर जो है सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, फिर जो है आप जो है संयुक्त सचिव, ये सब बनते चले जाएंगे, उप सचिव, ये पूरी एक प्रक्रिया होगी। लास्ट प्रमोशन विशेष सचिव पे होगा। पूरा हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या दोनों में अंतर है, क्या समानता है। इसमें आप जो है
क्या रहेंगे, इसमें सेक्शन ऑफिसर बने समीक्षा अधिकारी के बाद इसमें फिर क्या रहते हैं आप, डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार है, फिर रजिस्ट्रार पे आपका क्या होता है, रिटायर होते हैं। तो दोनों में काफ़ी बेहतरीन पोस्ट हैं, लेकिन ये इजी है, वन डे जो होगा सब क्लियर हो जाएगा, होना है कि नहीं होना है। और इसमें क्या है, इसमें एक लंबा प्रोसीजर है, तो आपका सीन जो है दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन तभी कह रहे हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें मौका मिल सकता है। और प्लस इसमें टाइपिंग लगी है आरओ एआरओ दोनों के लिए, इसमें जबकि क्या रहता है, आरओ में टाइपिंग कुछ नहीं होती, एआरओ में केवल टाइपिंग देनी होती है। तो इसका एक विशेष लेक्चर बनाएंगे स्पेशल। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। देखिएगा सब में लगभग सब कुछ सेम ही हमें लग रहा है, एक दो पॉइंट हटा दें, इसमें इंग्लिश हटा दें, यदि इसमें मूल विधि हटा दें, और सब में लगभग सेम है। क्या इसमें भी जीएस रीजनिंग पूछी जा रही है, जिसका से मैथ साइंस है तो मैथ साइंस तो लगभग थोड़ा सा उसको अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमने बताया है कि कैसे क्या है इन एग्ज़ाम्स में। ऐसा नहीं आप जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी समझ से आप इसमें से भी एक दो एग्ज़ाम जरूर दे रहे होंगे, कुछ बच्चे तो 3-4 इसमें से एग्ज़ाम देंगे। तो आप उधर से दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए कि कट ऑफ वट ऑफ पे इतना दिमाग मत लगाइए, जो आना होगा कट ऑफ निश्चित आप आ जाएंगे। यदि आप ये तैयारी कर रहे हैं लगातार इनके लिए तो आप आ जाएगा कट ऑफ, उसमें लेखपाल की परीक्षा उड़ा देंगे। लेखपाल में भी तो यही है, मैथ है, रीजनिंग है, 25-25 क्वेश्चन जो है, हिंदी है, जीएस है, यही तो है, बस ग्राम विकास वाला एक्स्ट्रा बढ़ा है 25 नंबर का। तो आप ये क्यों नहीं दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमारे पास अन्य मौके हैं, जो समय उसमें वेस्ट किए फिर समय वापस नहीं आएगा, इन भर्तियों से भी हाथ धो बैठेंगे। और ये जो समय है इम्पॉर्टेंट समय, इसके बाद जो है फिर सूखा पड़ सकता है 2-3 साल। मेन यही है कि जब कोई भी गवर्नमेंट होती, जब इलेक्शन तरफ होता है तब वो उस पर प्रोसीजर मतलब जॉब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और यही वो टाइम है, ठीक है। तो अभी तक तो 3-4 साल कुछ आया नहीं, वैकेंसी वगैरह है, जो ये लास्ट का समय है, इसको आप एक वैकेंसी के लिए इतना दिमाग मत लगाइए कि इतना कट ऑफ होगा। और ये मान के चलिए जो भी आयोग UPSSC करेगा छात्र हित में ही करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि उसको छात्रों की सुननी पड़ेगी। बस छात्र भी संगठित रहें और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें। यदि कट ऑफ यदि अप करते हैं तो उसको एक नॉर्मलाइज रखनी होगी कट ऑफ को, ये नहीं है कि बहुत ऊपर कर देना होगा। ये केवल ये क्या था, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, इसके आधार पे आप सारा आकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।